जेनिफर की मौत फादर डिसिल्वा के लिए एक पर्सनल लॉस थी। साथ ही फादर को एक और बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो बात ये थी कि वो चाहकर भी जेनी की मदद नहीं कर सके थे। और शायद यही वजह थी कि जेनी के जाने के बाद भी वो उसकी मौत की गुत्थी सुलझाना चाहते थे। और सौम्या से मुलाकात के बाद फादर को लगने लगा था कि रणविजय की डायरी जेनी की मौत की गुत्थी सुलझाने में उनकी मदद कर सकती है। रत्नागढ़ महल, शैतान, भेड़िए, भाड़ मानुस, लड़कियां, कॉफिन बॉक्सेस। रणविजय, आई एम सॉरी फॉर यू। ये दुनिया तुम्हारी डायरी पर कैसे यकीन कर सकती है, और खास तौर पर उस वक्त जब नक्शे में रत्नागढ़ का नामो निशान तक ना हो। बट आई बिलीव यू। तुम्हारी डायरी से साफ पता लगता है कि डैनी एक वैम्पायर था, और वो अपने महल से निकलकर बॉम्बे जैसी बड़ी जगह पर आना चाहता था। 1 second. Let me check the dates. Oh no! डायरी में लिखे तारीखों के हिसाब से तो डैनी अब तक बॉम्बे आ चुका होगा। कहीं जेनी का मैटर और ये मैटर दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द रणविजय से बात करनी होगी। सौम्या ने अपना फोन नंबर दिया था, मैं उससे बात करता हूं। हेलो सौम्या, फादर डिसिल्वा हियर। हेलो फादर, क्या हुआ? सौम्या, मैंने रणविजय की डायरी पढ़ी। एक बार नहीं, कई बार पढ़ी, और पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि डायरी में लिखा एक एक शब्द सच है। ओह माय गॉड! इसमें जो कुछ लिखा है वो एक एक बात रणविजय ने खुद ने एक्सपीरियंस की है। सौम्या, सौम्या, आर यू देयर? यस फादर, यस आई एम हियर। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर रणविजय, लेकिन डायरी में जिस शैतान का जिक्र है, आई एम 100% श्योर दैट रणविजय के दिमाग में आज भी वो शैतान बसा हुआ है, डैनी। एंड वन मोर थिंग, डायरी में लिखे डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर मेरा यह भी मानना है कि डैनी एक बहुत ही पावरफुल वैम्पायर है। तो मतलब फादर, आप कह रहे हैं कि जेनी की तरह रणविजय भी एक वैम्पायर का शिकार बन गया था? Not exactly like Jenny, but there are many similarities in these two cases. And father, हम लोग समझते रहे कि रणविजय के दिमाग में किसी तरह का पागलपन है, but he was okay. He was telling the truth. He faced these horrible things and oh रणविजय, तुमने अकेले क्या फेस किया है? I'm sorry, I didn't believe you. सौम्या, जो हुआ उसे हम अब बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आगे होने वाली चीजों को टाल सकते हैं। एंड सौम्या, वन मोर थिंग, हो सकता है कि ये महज मेरा शक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय का केस और जेनी का केस कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। What? But how, father? वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। I mean, how? मैं अभी तक किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने बताया था कि तुम रेगुलर डायरी लिखा करती हो, तो मैं उस डायरी को पढ़ना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। No, father, of course. उसमें ऐसी कोई पर्सनल बातें नहीं लिखी हैं। Of course, I can find it. Yeah. इनफैक्ट
मैं तुम्हारी और रणविजय दोनों की डायरीज को स्टडी कर एक परफेक्ट टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ, ताकि पता लगे कि कब क्या हुआ था। That's completely okay, father. I'll look for my diary and I'll... That's fine. I have no problems with that. Anything to help him. और दूसरी बात, मैं रणविजय से मिलकर डायरी में लिखी बातों के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूँ। फादर, रणविजय की हालत बड़ी मुश्किल से इम्प्रूव हुई है। मैं वापस से उसे वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज डू दिस विदाउट हिम? प्लीज उसे इन सब के बीच में मत घसीटिए, प्लीज। नो सौम्या, नो, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बिलीव मी, मुझसे बात करके उसे अच्छा ही लगेगा। ओके फादर, ओके। अभी शायद रणविजय घर पर नहीं है। जैसे ही वो आता है मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। बट प्लीज फादर, हेल्प हिम, प्लीज हेल्प हिम। थैंक्स सौम्या। थैंक्स फादर, थैंक यू। फादर डिसिल्वा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो जेनी से जुड़ी सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका डैनी को लेकर अंदाजा भी बिल्कुल सही था। डैनी रत्नागढ़ छोड़कर मुंबई आ चुका था और वो मुंबई को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था, और इस काम में जेनी उसका साथ दे रही थी। लेकिन उनके इन खौफनाक इरादों से अनजान एक घर के लॉन में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। 8, 9, 10, 11, बस 11 ही। कितने कम गिफ्ट्स आए हैं मेरे बर्थडे पर, और चाबी वाली कार भी नहीं आई है। कोई मुझे प्यार नहीं करता है। वो कौन है? कौन था यहाँ पर? अभी देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैंने किसी को देखा था। हाँ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Raju, happy birthday to you। लेकिन मैं तो राजू नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। ओह, मैंने तो सोचा तुम राजू हो। अब वो सारे बर्थडे गिफ्ट्स जो मैं लेकर आई थी वो मुझे वापस लेकर जाने पड़ेंगे। बर्थडे गिफ्ट्स? हाँ, बर्थडे गिफ्ट्स, और उनमें चाबी से चलने वाली कार भी है। लेकिन तुम तो राजू नहीं हो। I'm sorry for you। आंटी, आप मुझे गिफ्ट्स नहीं दे सकते हो क्या? बर्थडे तो मेरा भी है। पर वो गिफ्ट्स तो मैं राजू के लिए लेकर आई थी। लेकिन आकाश जैसे प्यारे बच्चे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तो होना ही चाहिए। सच में? आप मुझे गिफ्ट्स देंगी? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी कार है, जब वो चलती है तो उसमें लाइट जलती है। सच्ची? हाँ, सच्ची। तुम्हें चाहिए वो कार? आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसी कार तो होती ही नहीं है। तुमने नहीं सुना ऐसी कार के बारे में? हाँ आंटी, आप सही कह रही हो। मेरी क्लास में एक लड़का है जो बता रहा था कि उसके पापा जापान जाते रहते हैं। वो बता रहे थे कि वहाँ ऐसे टॉयज आ गए हैं जो दूर बैठकर बटन से चला सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिमोट कंट्रोल कार। अच्छा, अब वो कार तो मेरे पास भी है, लेकिन उसके लिए तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब तुम तो मेरे साथ जा नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा करती हूँ, तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैं पक्का से तुम्हारे लिए वो वाली कार ला के दूंगी। पर मुझे वो कार अभी चाहिए। क्या करें?
आइडिया। तुम मेरे साथ चल सकते हो? बस तुम्हारी कार लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी डांटेंगी तो नहीं? मम्मी डांटेंगी, और मैं अगर उन्हें पूछने गया तो वो मुझे जाने भी नहीं देंगी। ओह, अब फिर तो रहने दो। चलो कोई बात नहीं, मैं वो कार तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर लाकर दे। आंटी, मैं आपके साथ चलकर जल्दी से वापस आ जाता हूँ। प्लीज, मुझे कार आज ही चाहिए। तो चलो फिर जल्दी से। आंटी, आपके पास और टॉयज भी होंगे? बहुत सारे हैं। प्लीज मुझे और टॉयज भी दे देना, मेरे पास बहुत कम टॉयज हैं। तुम चलो, जो तुम्हें पसंद हो वो सारे ले लेना। क्या? सारे? हाँ, सारे। आंटी, अभी कितना दूर जाना होगा? मुझे डर लगने लगा है। बस अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी ही देर में तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे। आंटी, आप रुक क्यों गई? बस हमें यही आना था। लेकिन ये तो एकदम खाली जगह है, यहाँ टॉयज कहाँ मिलेंगे? देखो, ये रही तुम्हारी कार। देखो, इसमें लाइट भी जलती है। अरे वाह, ऐसी कार तो मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच आंटी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई। तो एक काम करो, मेरे गाल पर एक प्यारी सी किसी दे दो। आंटी, आप क्या कर रही है? तुम्हें कार अच्छी लगी ना? हाँ, इसमें तो लाइट भी जल रही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। डैनी जो सोचकर मुंबई आया था वो उसमें कामयाब होने लगा था, और जेनिफर भी डैनी की राह पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक बच्चे की मौत ने शहर में हड़कंप मचा दिया। उधर फादर डिसिल्वा जल्द से जल्द रणविजय से मिलकर डैनी के बारे में कुछ जानना चाहते थे, पर इसी बीच टीवी पर आ रही एक खबर ने उन्हें चौंका दिया। और इस बीच मुंबई शहर में हुई एक घटना ने यहाँ के माहौल में दहशत फैला दी है। दरअसल आज सुबह पुलिस को एक लापता बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की गर्दन पर काटने के निशान पाए गए हैं। ये बच्चा अपने घर से पिछली रात से लापता था। माना जा रहा है कि किसी जानवर के काटने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। शहर के बीचों बीच हुई इस तरह की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। तो ये गेम वापस शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि रणविजय ने जिस डैनी का जिक्र किया था वो जेनिफर की मौत के पीछे था। वही डैनी अब ये सब कर रहा है। कितना सिमिलर पैटर्न है। एक मिनट, ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? डॉक्टरों के अनुसार इस तरह के निशान किसी जानवर के काटने से बनते हैं। विशेषज्ञों की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना के पीछे कौन सा जानवर हो सकता है। लेकिन बच्चे की मौत के बाद लोगों में आवारा जानवरों को लेकर के डर देखा जा रहा है। इस वजह से कुछ जगहों पर गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ऐसा लग रहा है कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा जेनी के साथ हुआ था। इसका मतलब वो शिकारी चमगादड़ फिर से शिकार कर रहा है। लेकिन अगर उसका निशाना बच्चे हैं तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसे रोकना पड़ेगा वरना तबाही मच जाएगी। मैं रणविजय से बात करता हूं। रणविजय, तुम फोन पिक करोगे? मैं किचन में हूँ। पिक अप द फोन, आई एम इन द किचन। मेरे हाथ गंदे हैं। ठीक है,
हेलो हेलो रणविजय, फादर डिसिल्वा स्पीकिंग। हेलो फादर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रणविजय, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सौम्या ने बताया होगा तुम्हें? हाँ, उसने कहा तो था कि आपका फोन आया था, बट रणविजय, इट्स इम्पोर्टेंट। तुम्हें मुझसे जल्दी मिलना होगा। ठीक है फादर, मैं अभी आधे घंटे में आपके पास आ जाता हूँ। ओके, आई विल वेट। ध्यान रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ श्योर फादर। फादर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सौम्या को पता होगा शायद। सौम्या, सौम्या। हाँ बोलो, क्या हुआ? सौम्या, फादर डिसिल्वा का फोन था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पास भी उनका कॉल आया था क्या? रणविजय, तुम उनको मना कर दो। मैं उनसे बात कर लूंगी बाद में। जस्ट टेल हिम कि नो थैंक्स, तुम बिजी हो, ये बोल दो। हाँ, मना कर दो। आई विल हैंडल इट। मैंने तो उनको कह दिया कि मैं आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाऊंगा। ओफो, व्हाई? सौम्या, व्हाट्स द मैटर? क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई है? और जेनी के क्रेमेशन पर भी उन्होंने कहा था दैट ही कैन हेल्प। रणविजय, अब मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? सौम्या, आखिर बात क्या है? यू कैन टेल मी। रणविजय, इट्स अबाउट योर डायरी। फादर ने कहा है कि फादर ने क्या कहा? बताओ सौम्या। फादर ने कहा है कि उस डायरी में लिखी सारी बातें सच हैं। तुमने डायरी में जो लिखा वो 100% रियल है। इट्स नॉट इन योर हेड। व्हाट? नो नो। रणविजय, संभालो अपने आप को। रणविजय, आर यू ओके? आर यू ओके? लिसन, वील हैंडल दिस टुगेदर। जस्ट बी ओके। आर यू ओके? हाँ हाँ। आर यू फाइन? I'm okay. I'm okay. बट सौम्या, अगर फादर को लगता है कि मेरी डायरी में लिखी बातें सच है तो मुझे फादर को जरूर मिलना चाहिए। रणविजय, आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है। तुम उन सब बातों की वजह से काफी परेशान रहे हो एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से वही सब बातें तुम याद करो। आई डोंट वांट यू टू गो बैक इनटू दैट डार्क प्लेस। Is it really necessary? सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। अगर डायरी में सच्चाई लिखी है तो मैं उससे दूर नहीं भाग सकता हूं। और अगर ऐसा है तो तुम समझ नहीं रही हो कि मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतर जाएगा। सौम्या, वो डायरी मुझे हर बार यकीन दिलाती है कि मेरे दिमाग में पागलपन हावी है। पता है, मैंने कई बार सोचा है कि इस डायरी का एक एक पन्ना फाड़कर जला दूं, मगर नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में एक बार फिर से अपने उस डर का सामना करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज भी मुझसे कहती है कि जो कुछ मेरे ख्यालों में है, जो कुछ मैंने डायरी में लिखा है, वो सच है। सौम्या, तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। रणविजय, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा सकी। I'm sorry। मैंने एक्चुअली ओरिजिनली सोचा था कि हम दोनों फादर के पास चलेंगे और सौम्या, पता है, मुझे अब उस शैतान से, उन खौफनाक चीजों से डर नहीं लगता है। मुझे अपने आप से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस शैतान को मेरे दिमाग ने जन्म दिया है। उस खौफनाक चीजों को मैंने रचा है। सौम्या, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे डर को मुझे ही फेस करना है। मैं अभी फादर के पास जा रहा हूं। ओके रणविजय, ओके, आई ट्रस्ट यू। तुम जाओ और हाँ, मेरी डायरी भी साथ में ले जाओ। फादर को इसकी भी जरूरत है। आई ट्रस्ट यू। गो एंड कम बैक सेफ। ओके।
रणविजय ने सौम्या को कभी ये नहीं जताया था कि वो भीतर से कितना टूट चुका है। उसका अपने आप पर भरोसा तक नहीं बचा था। शायद यही वजह थी कि जब उसे पता लगा कि फादर डिसिल्वा को उसकी डायरी में लिखी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है, तो वो तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ा। और जब रणविजय वहां पहुंचा तो फादर ने सौम्या की लिखी डायरी में से जेनी के गांव में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में वो काफी कुछ जान चुके थे, कुछ ऐसा जो रणविजय के लिए भी चौंकाने वाला था। फादर, क्या ये मुमकिन है? नो नो। रणविजय, तुम्हारी डायरी में तुमने जिस तारीख पर डैनी के बॉक्सेस ले जाने का जिक्र किया है, उसके कुछ दिन बाद ही जेनिफर के गांव में जोधपुर स्टेशन से एक शाही ट्रेन पहुंची थी। वो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, यहां तक कि उस ट्रेन में ड्राइवर तक नहीं था। व्हाट? लेकिन बिना ड्राइवर की ट्रेन यहां कैसे आई? गुड क्वेश्चन। लेकिन सौम्या ने डायरी में इस बारे में जो लिखा है उसे मैंने अभी अभी पुराने न्यूज़पेपर से क्रॉस चेक किया है। ट्रेन में वाकई कोई नहीं था, लेकिन उस ट्रेन के ड्राइवर ने अपने ड्यूटी रजिस्टर में कुछ अजीब बातें लिखी थी, इतनी अजीब जिन पर कोई भी आम इंसान यकीन नहीं कर सकता है, जैसे तुम्हारी डायरी पर किसी ने यकीन नहीं किया था। खैर, ड्राइवर ने लिखा कि जोधपुर स्टेशन से ट्रेन के निकलने के साथ ही गहरे कोहरे ने ट्रेन का पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर एक एक करके ट्रेन का पूरा स्टाफ मारा जाने लगा। ड्राइवर का मानना था कि यह सब ट्रेन में किसी जंगली जानवर की वजह से हो रहा था। उसे बार बार ट्रेन में किसी कुत्ते के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है कि ट्रेन में वो आवाज एक कुत्ते की नहीं बल्कि एक भेड़िए की थी। बट फादर, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जरूर, ये कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन उस शाही ट्रेन में केवल एक पैसेंजर था। पूरी ट्रेन में केवल एक पैसेंजर? बिल्कुल, केवल एक पैसेंजर जिसने वो पूरी शाही ट्रेन बुक की थी। लेकिन वो अकेला नहीं था। उस ट्रेन में उसके साथ 50 बॉक्सेस भी थे, हर बॉक्स इतना बड़ा जिसमें एक इंसान लेट सके। क्या ये भी तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है? नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। वो पैसेंजर जरूर डैनी डिकोस्टा था, और वो 50 बॉक्सेस उसके कॉफिन बॉक्सेस थे। रणविजय, इसके बाद जेनी के गांव में उसके मरने तक जो इवेंट्स हुए उनके बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? फादर, these things are connected. I am confirmed now कि जेनिफर की मौत के पीछे भी वो डैनी ही था। और अगर ऐसा है तो तुम जानते हो कि डैनी मुंबई क्यों आया है। जेनी की डेथ तो महज एक शुरुआत थी, अंजाम काफी बुरा होने वाला है। आज सुबह पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। उसकी गर्दन पर भी किसी के काटने के निशान मिले हैं। हाँ, वो डैनी ही होगा। यस, वो डैनी ही है। जितना मैंने इस वैम्पायर के बारे में समझा है, जो तुम्हारी डायरी में पढ़ा है, उससे मुझे ये समझ आ गया है कि ये कोई आम वैम्पायर नहीं है। ये औरों से काफी तेज है, काफी खतरनाक और काफी होशियार है। मैंने कभी नहीं सुना कि वैम्पायर इस तरह से प्लानिंग करते हों। ये वैम्पायर एक बहुत बुरी तबाही लेकर आने वाला है, और उससे लड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फादर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं तो आज भी रत्नागढ़ महल के सपने मुझे डराते हैं। रणविजय, अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो।
अगर डैनी इतना पावरफुल वैम्पायर है जो रत्नागढ़ से मुंबई में अपना साम्राज्य फैलाने आया है, तो ये मत भूलो, तुम वो इंसान हो जो उसके चंगुल से जिंदा बाहर निकल सका है। इतने फियर को फेस करने के बाद भी तुम आज मुझसे इस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम कोई आम इंसान नहीं हो। बस सर्कमस्टेंसेस की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है। यकीन मानो, उस वैम्पायर से लड़ने में तुम सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हो। रणविजय, कीप फेथ इन योरसेल्फ। तुम अपनी लिमिटेशन से कहीं बढ़कर हो। मुझे तुमसे काफी कुछ सीखना है। थैंक्स फादर, थैंक्स मेरा कॉन्फिडेंस वापस लौटाने के लिए। मैं बता नहीं सकता कि रणविजय, ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी मैं तुमसे डैनी और उसके रत्नागढ़ महल के बारे में और बातें जानना चाहता हूं। ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए काम की हो सकती है। यस फादर। रणविजय से बात करने के बाद फादर डिसिल्वा को डैनी के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका मुकाबला काफी ताकतवर वैम्पायर से है। वहीं रणविजय, जो अपने आप पर भरोसा खो चुका था, अब उसे भी यकीन हो चला था कि डैनी सपना नहीं, एक सच्चाई है। एक सच्चाई जिसे वो झुठला नहीं सकता। दूसरी ओर इन सबसे दूर एक बच्चे को मार डालने के बाद जेनी इस समय डैनी के सामने खड़ी थी। ये तुमने क्या किया जेनिफर? बच्चे को मारकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया तुमने। डैनी, पर मैंने तो वही किया जो तुम किया करते हो। आई हंटेड। Oh, shut up. Stop engaging in this type of stupidity. Jennifer, this is not the jungle. जेनिफर, अब तुम इंसान नहीं हो, तुम उनसे सुपीरियर हो। तुम्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। These are the basic skills. डैनी, मगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। शिकार सामने देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। जेनिफर, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं। अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो जल्द ही गेम से आउट हो जाओगी। तुम्हें अभी और फोकस करने की जरूरत है। डैनी, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं अपनी बॉडी को बैट में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। जेनिफर, तुम तो आसानी से कभी भी चेंज हो जाते हो। जेनिफर, मुझे क्यों नहीं आ रहा ये सब? जेनिफर, हाँ। तुम पहले अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तुम इतने आसान शिकार भी ढंग से नहीं कर पा रही हो। बच्चों पर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा आसान होता है। वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं और जल्दी बातों को भूल जाते हैं। मगर तुम अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पा रही हो, तो उन्हें कैसे कन्विंस करोगे? Listen, you don't have to hurt them. Hunt, but don't kill. मैं इस मुंबई शहर में शिकार करने और ढिंढोरा पीटने नहीं आया हूं। मैं यहाँ आर्मी बनाने आया हूं। So it would be better if you try to control yourself. Yes, Danny. जैसे एक आदमखोर शेर को इंसान के शिकार का तजुर्बा हो जाता है, उसे खत्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। डैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फादर डिसिल्वा ने डैनी के बारे में जितनी जानकारियां जुटाई थी, वो सभी इसी ओर इशारा कर रही थी कि ये वैम्पायर शैतानी ताकतों के साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहा था। और इसी वजह से डैनी ने जेनिफर को साफ साफ समझा दिया था कि उसे इस तरह शिकार करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। और डैनी की इस हिदायत के साथ जेनिफर एक बार फिर से शिकार की तलाश में थी। और इस बार शिकार होने वाली थी एक बदकिस्मत बच्ची जो अपने दोस्तों के साथ मेले में आई हुई थी। देखो देखो, मेरा बलून कितना ऊपर तक जाता है।
मैं किसी को नहीं दूंगी। पकड़ो मुझे। अरे मेरा बलून पकड़ो। बलून तो उड़ गया। तुम सब गंदे हो, तुम्हारी वजह से मेरा बलून उड़ गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, तुम सब गंदे हो। मैं जा रही हूँ। सब गंदे हैं। मैं अब इनके साथ नहीं खेलूंगी। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है आप? अले अले अले, क्या हुआ इतनी प्यारी बच्ची को? क्यों रो रही है ये? मैं रो नहीं रही हूँ, डरपोक बच्चे रोते हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो, लेकिन कुछ तो हुआ है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आप कैसे हेल्प करेंगी मेरी? मेरा बलून तो हवा में उड़ गया है। अच्छा, ओह, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बट यू नो, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? दीदी, आप कोई एंजल हो जो मेरी विश पूरी करोगी? बहुत समझदार हो तुम, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरा बलून उड़ गया है और मम्मी मुझे दूसरा बलून नहीं दिलाएंगी। बस इतनी सी बात? आपको ये इतनी सी बात लग रही है? अरे, तुम तो नाराज हो गई। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा बैलून ला कर देती हूँ। सच्ची? मुझे बस तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए बैलून लेकर आती हूँ। दीदी, फिर तो आप सही में एंजल हो। अरे, कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। वो शायद मुझे झूठ बोलकर चली गई हैं। सब बड़े एक ही जैसे होते हैं, मम्मी पापा जैसे। क्या हुआ? हाँ, अरे दीदी, आप इधर कहाँ से आ गई? मैं तो उधर देख रही थी आपको। वो छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ मैं। इतने सारे बैलून, ये सब मेरे लिए हैं? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। दीदी, आप सच में एंजल हैं। हाँ, मैं सच में एंजल हूँ। दीदी, आप मेरी फ्रेंड बन जाओ। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स हैं। तो चलो मिलाओ हाथ और अपनी इस फ्रेंड को फटाफट से गाल पे एक किस दे दो। ये क्या कर रही हो? दीदी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं तुम्हें और भी गिफ्ट दूंगी। थैंक यू दीदी। फ्रेंड, उठो फ्रेंड। मम्मी के पास नहीं जाना है? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस तुम सो गई थी। मुझे मम्मी के पास जाना है। ये अपने बलून्स तो लेते जाओ। हाँ, बलून। थैंक्स दीदी। वेलकम फ्रेंड, बाय, सी यू। बाय। जेनिफर ने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि वो धीरे धीरे डैनी की हिदायतों के मुताबिक शिकार करना सीख रही थी और कुछ ही दिनों में उसने कई बच्चों को अपना शिकार बना लिया।
वहीं फादर डिसिल्वा रणविजय के साथ मिलकर डैनी का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और इसी बीच कुछ दिनों बाद टीवी पर एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। शहर के कई इलाकों में बच्चों में एक अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। इस बीमारी में बच्चों के शरीर में अचानक से खून की कमी हो जाती है। ये बीमारी अभी तक डॉक्टरों के लिए एक पहेली ही बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में इस बीमारी के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित बच्चों के खून की जांच में उनमें कई तरीके की बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चों में खून की इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है कि उन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ा। इस नई बीमारी की जांच के लिए दिल्ली से डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम भी आ चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चे भी डैनी का ही शिकार हों? अगर ऐसा है तो डॉक्टर जब तक इसकी तह तक पहुंचेंगे तब तक न जाने डैनी कितने बच्चों को शिकार बना चुका होगा। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से बात करनी होगी। शहर में ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिनमें बच्चों में अचानक खून की कमी देखने को मिल रही थी। फादर डिसिल्वा को लग रहा था कि यह सब वैसे ही हो रहा है जैसा जेनी के साथ हुआ था, लेकिन खास बात यह थी कि फादर का शक अभी तक जेनी पर नहीं गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जेनी भी वैम्पायर बन सकती है। उनको लग रहा था कि शायद ये बच्चे भी डैनी का शिकार बन रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला किया जहां उन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो बच्चे इसी वार्ड में भर्ती हैं। सबसे पहले मैं उस लड़की से बात करता हूं जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में छपा है। इस लड़की की तबीयत मेले में अचानक से बिगड़ गई थी। यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया है कि वो बेड नंबर 8 पर है। बेड नंबर 8। बेड नंबर 8। यस, शी इज देयर। हेलो डियर, अब कैसे हैं आप? आप मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। नो माय डियर, मैं आपको इंजेक्शन लगाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। ये मुझे बार बार इंजेक्शन लगाते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं इनसे कह दूंगा कि आपको जल्द से जल्द घर जाने दें। आपको अपने दोस्तों की काफी याद आ रही होगी। हाँ, मैं अपने स्कूल को भी बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपके स्कूल गया था। आपके सारे फ्रेंड्स भी आपको काफी मिस कर रहे हैं। सच में? हाँ, सच में। इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे भी आप एकदम ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन आप ये बताएंगी कि आपकी तबीयत एकदम से कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर बता रहे थे कि आप में एकदम से काफी वीकनेस सी आ गई थी। क्या हुआ था? वो नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो ये लोग आपको घर नहीं जाने देंगे। सब बहुत गंदे हैं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैंने सुना आप मेले में थी, वहीं अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था वहां? शायद कोई चिड़िया आ गई थी और उसने आप पर अचानक से अटैक कर दिया। हाँ? ऐसे भी कोई होता है क्या? चिड़िया आती तो मैं उसे उड़ा देती। मतलब वो चमगादड़ नहीं था। तो फिर तो जरूर कोई बड़ा सा कुत्ता आ गया होगा, उसने आप पर अटैक कर दिया होगा। कुत्ते तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कोई कुत्ता भी नहीं आया था। ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अंकल आ गए हों और उन्होंने कोई मैजिक कर दिया हो। अंकल तो नहीं आए थे।
अंकल नहीं आए थे, लेकिन तो फिर कौन आया था? अगर आपने बता दिया तो आपको जल्दी से घर जाने देंगे? मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट है। ओह, सीक्रेट है? फिर तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर ये तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। ऐसा करो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस, आप किसी को नहीं बताएंगे? आई प्रॉमिस माय डियर चाइल्ड। एक दीदी आई थी। दीदी? हाँ, दीदी आई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारे बलून्स भी दिए थे और उन्होंने कहा था कि वो मुझे और भी गिफ्ट देंगी। ये किसकी बात कर रही है? कहीं ओह नो, ये जेनी तो नहीं? तो वो तुम्हारी दीदी कैसे दिखती थी? बड़ी, छोटी, मोटी, पतली? वो मुझसे बड़ी थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। तुमने दीदी से उनका नाम पूछा था? नाम तो नहीं पूछा। तो अगर अब की बार वो तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम उनको पहचान जाओगी? मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो मेरे लिए इतने सारे बलून्स लेकर आई थी। ओह, इट्स वेरी गुड। मुझे इसकी गर्दन पर निशान चेक करने चाहिए। अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ, फिर इन लोगों से कहता हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द घर भेज दें। चलो, मुंह खोलो। आप डॉक्टर लोग टॉर्च से मुंह में क्या देखते हैं? हम टॉर्च से देखते हैं कि कहीं कोई चूहा तो नहीं आपके मुंह में छुपा है। अब मुंह खोलो। बंद कर लो। अब सर ऊपर करो। अब आप क्या चेक कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूं कि गर्दन में किसी तरह का कोई दर्द तो नहीं है। यहाँ हल्के से निशान दिख रहे हैं। ये निशान किस चीज के हैं? क्या इनमें कोई दर्द हो रहा है? कौन से निशान? अरे, ये तो दीदी ने काट लिया था। ये निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन अभी ज्यादा गहरे नहीं हैं। लेकिन दीदी ने क्यों काटा? आपने उन्हें मना नहीं किया? मैंने दीदी से कहा था, लेकिन फिर भी वो काट रही थी और फिर मुझे भी मजा आने लगा। She is enjoying the pain. ठीक है बेटा, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। लेकिन आपने स्टेथोस्कोप तो लगाया ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये घर जाने देंगे? मैं अभी इनसे कह देता हूँ। टेक केयर, ओके? थैंक यू। क्या वो जेनी थी? 1 सेकेंड, न्यूज़पेपर में देखता हूँ। जिस जगह मेला लगा था, वो जगह उस कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं है जहां जेनी को दफनाया गया था। ओह नो, वो जेनी ही थी। फादर ने पहले ही कह दिया था कि जेनी की मौत अंत नहीं, एक शुरुआत है, और उनकी ये बात सच भी साबित हो रही थी। फादर ने सोच लिया कि इससे पहले कि मामला और बिगड़े, इसे यहीं रोकना होगा। मगर वो अभी भी रुद्र को बताए बिना कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो रुद्र से मिलने पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर, आप यहाँ? हाँ, काफी दिन हो गए थे तुमसे मिले, तो मैंने सोचा। फादर, ये सब मेरी गलती है। मुझे उस वक्त आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल गलत था। रुद्रा, इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो हो गया वो हो गया। अब पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है। बट फादर, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मैं जेनी का गुनहगार हूं। रुद्र, संभालो अपने आप को। अभी तुम्हें काफी कुछ करना है अपनी लाइफ में। फादर, मेरी जिंदगी के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। मैं जिस साइंस पर इतना भरोसा करता था, अब तो मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि साइंस इज रेलेवेंट और नॉट।
रुद्र, साइंस इज ऑलवेज रेलेवेंट, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि साइंस बस वही नहीं है जो हम जानते हैं। साइंस उससे बहुत अलग है। साइंस केवल कुछ फैक्ट्स का नाम नहीं है। नई बातें सीखना, उन्हें समझना भी साइंस है, और ये ऐसे ही चलता है। फादर, मैं आपसे काफी दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। रुद्र, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इसलिए माफी मत मांगो। और वैसे भी मैं अभी एक खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे लगता है कि अब तुम उन बातों को समझ सकते हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। बताइए फादर। रुद्र, न्यूज में आजकल बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसका मतलब तुम समझ सकते हो। सॉरी फादर, मैं कुछ समझा नहीं। पिछले कुछ दिनों में एकदम से काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें बच्चों में अचानक से ब्लड लॉस हुआ है, और मैंने देखा है कि उन बच्चों की गर्दन पर भी वैसे ही निशान हैं जैसे जेनी की गर्दन पर थे। व्हाट? इसका मतलब यस, इसका मतलब इट्स हैपनिंग अगेन। मैंने जेनी की मौत के वक्त कहा था, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक शुरुआत है। फादर, मैं उस दरिंदे को छोड़ूंगा नहीं। उसने जेनी को मुझसे छीन लिया है, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। आप बताइए कि क्या करना है। काम डाउन रुद्रा, काम डाउन। ये सब उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैंने काफी रिसर्च की है, और उसके बाद जो पता लगा है उस पर यकीन कर पाना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। नो फादर, आई बिलीव यू। आप बताइए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रुद्रा, इसके पीछे वो वैम्पायर नहीं है। व्हाट? वो वैम्पायर नहीं है तो फिर? रुद्रा, इन सब के पीछे जेनी है। फादर, क्या कह रहे हैं आप? आप जेनी की मौत का मजाक बनाने आए हैं? रुद्रा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं आया हूं। मैंने अच्छी तरह से पता किया है। मैं उस हॉस्पिटल में उन बच्चों से बात करके आया हूं, तब कहीं जाकर ये सब तुम्हें बता रहा हूं। फादर, जेनी मर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या साबित करना चाहते हैं। रुद्रा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो हो रहा है इस सब के पीछे जेनी ही है। तुम जेनी की फोटो लेकर हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से पूछो, वो तुम्हें सब बता देंगे। नो नो नो, जेनी मर चुकी है। मैंने खुद उसे दफनाया था। वो ये सब कैसे कर सकती है? आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। रुद्रा, जेनी वैम्पायर बन चुकी है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो वैम्पायर उसके पीछे था उसी ने उसे वैम्पायर बनाया है। फादर, आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। जेनी मेरे लिए वो मर चुकी है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वैम्पायर है या नहीं। बट मुझे पड़ता है, एंड आई नीड योर हेल्प इन दिस। हेल्प? इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? हमें जेनी की कब्र खोलनी होगी। फादर, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और हमें ये करना ही होगा। फादर, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि जेनी वैम्पायर है। तो ऐसा करो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वहां बच्चों को जेनी की फोटो दिखाना, सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा। फादर, मैं अभी जेनी की फोटो लेकर आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपकी इस बकवास पर यकीन कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये सब साबित करना चाहता हूँ कि आप कितने गलत हैं। फादर इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि रुद्र उनकी बात का कभी यकीन नहीं करेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने रुद्र को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा।
मगर रुद्र, वो तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहता था। मगर उसकी वजह क्या केवल यही थी कि उसे फादर की बात पर यकीन नहीं था? या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसे ये डर था कि कहीं फादर की बात सच निकली तो? दरअसल रुद्र अपनी आंखें बंद करके सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फादर ने यह ठान लिया था कि वो उसे सच्चाई से रूबरू करवा कर रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच डैनी एक बार फिर से सामने आने वाला था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आई लाइक देम। मुझे बहुत पसंद है और अब तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, मैं आ रही हूँ। देखे तो जरा, आज कौन खुशनसीब बच्चा होगा जिसकी विश जेनी पूरी करेगी। जेनी द एंजल। हाँ, कौन है वहाँ? Jennifer. So, are you going for your hunt? Yes, Danny. I'm going for hunt. And they are waiting for me. अब मुझे जाना है. Jennifer, shut up and stop it. What happened, Danny? मैं तो बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था. अब बच्चे मुझे पसंद करते हैं. They are enjoying the pain. Jennifer, they are enjoying the pain, but they have your memories. वो तुम्हें जानते हैं. उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है. उन्हें पता नहीं लगना चाहिए. उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम कौन हो. Danny, I'm not getting your point. उन्हें याद नहीं रहेगा तो वो उस मोमेंट को अपनी मेमोरीज में एंजॉय कैसे करेंगे? उन्हें मेरे बारे में कैसे याद रहेगा? जेनिफर, उन्हें याद होना चाहिए, लेकिन बस उनके ड्रीम्स में. ड्रीम्स में? हाँ, ड्रीम्स में. तुम्हें उन्हें कन्विंस करना सीखना होगा. ये तुम पर है कि वो बच्चे क्या याद रखें और क्या भूल जाएं. तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, हम समंदर के पास मिले थे और फिर क्या हुआ था? हाँ, मैं आसमान में थी. जमीन की सब चीजें मुझे छोटी छोटी दिखाई दे रही थी. और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. ऐसा लगता है जैसे ये सब सपने में हुआ था. Exactly, Jennifer. उस वक्त तुम्हें बस उतना याद रहता था जितना जरूरी था, और वो भी एक सपने की तरह. लेकिन आखिर में जब मैंने चाहा कि तुम मेरी बात याद रखो, तब तुमने उसे याद रखा और खून चढ़वाने से मना कर दिया. राइट. बस तुम्हें इतना ही तो करना है. तुम्हें बच्चों की मेमोरी इरेज करनी है. उन्हें बस ऐसा लगे कि उन्होंने बस एक सपना देखा था. जो कुछ हुआ वो रियलिटी नहीं थी. जेनिफर, ये शहर एक अलग तरह का जंगल है, और हर जंगल की तरह इस शहर में भी कुछ रूल्स हैं. अगर तुम्हें यहाँ शिकार करना है तो उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वरना डैनी माय लव, मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगी. And Jennifer, do it now, because sometimes there is no second chance. Yes, Danny. आज तक हर बार डैनी फादर से एक कदम आगे ही चल रहा था, और इस बार भी डैनी ने खतरे का अंदाजा लगाकर जेनिफर को हॉस्पिटल भेज दिया था ताकि वो बच्चों की यादें मिटा सके.
जिस रूम में बच्चे एडमिट थे, उस रूम की खिड़की से जेनी चुपचाप अंदर दाखिल हुई और बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त मिटाने लगी। माय डियर चिल्ड्रन, तुम्हें याद है ना कि हमारा एक सीक्रेट है और तुम्हें इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताना है। और अगर तुमने ये सीक्रेट ब्रेक किया तो फिर मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम मुझे कब मिली थी? ड्रीम में। क्या मैं रियल हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको बस ड्रीम में देखा है। तो क्या तुम अपने ड्रीम वाली बात किसी को बताओगी? नहीं, कभी नहीं। और अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसे हुआ, तो क्या बताओगी? ये निशान तो कांटा चुभने से हुआ था। गुड। अब मैं जा रही हूँ। अपने सीक्रेट को ब्रेक नहीं करना। जिस तरह से जेनी कमरे में दाखिल हुई थी, उसी तरह से अपना काम करके वहां से चली भी गई। लेकिन जाते वक्त अपने साथ वो बच्चों की यादें भी ले जा चुकी थी। काश कि फादर डिसिल्वा और रुद्र उस कमरे में बस कुछ सेकंड पहले पहुंच चुके होते तो वो जेनिफर को अपनी आंखों से देख पाते। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी अभी मुझे कुछ सुनाई दिया, किसी लड़की के हंसने की आवाज। रुद्र, क्या तुमने कुछ सुना? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अब फादर खिड़की के पास क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं ये? फादर क्या ढूंढ रहे हैं आप? नथिंग। अब बताइए, किससे बात करनी है? दैट गर्ल, बेड नंबर 8। हेलो डियर, हाउ आर यू? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ माय डियर? आप झूठ बोलते हो। आपने बोला था कि आपसे बात करने के बाद मुझे घर जाने दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे अभी यहाँ से नहीं जाने देंगे। जरूर उनसे कुछ गलती हो गई होगी। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो तुम्हें घर जाने दें। अच्छा, आपने जिन दीदी के बारे में बताया था, आप उन्हें पहचान सकते हैं? रुद्र, शो हर द फोटो। यस फादर। अब इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, क्या ये वही दीदी हैं जो आपके पास आई थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, आप ही ने तो बताया था उन दीदी के बारे में जिन्होंने आपको बलून दिए थे और बाद में आपकी गर्दन पर बाइट भी किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आप शायद भूल रही हैं। आपने बताया था कि एक दीदी जो व्हाइट कलर की ड्रेस में आई थी, उन्होंने आपको बहुत सारे बलून्स दिए थे। मैंने ऐसा कब कहा? आप ना जाने क्या कह रहे हैं। फादर, आप जबरदस्ती इसके मुंह में वर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रा, तुम 1 मिनट चुप रहो। अगर आप कह रही हैं कि कोई दीदी आपके पास नहीं आई थी, तो आपके गर्दन पर ये जो निशान है, ये कैसे हुए? ये निशान तो कांटा चुभने से हुए थे। फादर, तो फिर आप में जो एकदम से इतनी वीकनेस आ गई है, उसका क्या रीजन है? वो मुझे क्या पता, वो तो डॉक्टर से पूछ लो। सच सच बताओ, अभी इस रूम में कौन आया था? कोई भी तो नहीं आया था यहाँ। मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, आपको कोई नहीं डरा रहा है। फादर, अब चलिए यहाँ से। आप मुझे सच बताना चाहते थे ना? मुझे सच पता लग चुका है। अब प्लीज यहाँ से चलिए। ओके, लेट्स गो।